हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे हो और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसे कि मैं आपको हर बार इंफॉर्मेशन देता हूँ गेट बी एग्जाम के बारे में, तो मैं आपको जो मेरा वीडियो ये आज पहली बार देख रहा है, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि आखिरकार गेट बी की एग्जाम देना क्यों जरूरी है, क्यों गेट बी की एग्जाम देने से हमें क्या ऐसा बेनिफिट्स मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गेट बी की एग्जाम देने से आपको एमएससी में एडमिशंस मिलता है। ये एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है और एमएससी में एडमिशन मिलने की बात करें तो यहाँ पर आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी के साथ साथ आईआईटीज में एडमिशन लेने का चांस मिलता है। जैसे कि आपको मैं इतना बता दूं कि गेट बी से हमें आईआईटी इंदौर मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आईआईटीज है। साथ ही साथ ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बाद आपको ये यूनिवर्सिटी कुछ अमाउंट ऑफ फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है एज अ पॉकेट मनी वाइज, जो कि आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इसका यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आप एमएससी की ड्यूरेशन के अंदर आते हो तो आपके रिजल्ट के बेसिस पर आपको पीएचडी एंट्रेंस में भी अप्लाई करने का मौका मिलता है और आप इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये इतने बेनिफिट्स होते हैं इस एग्जाम के, और आपको पता है कि इस एग्जाम से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिरकार कि जब हम 2025 गेट बी के लिए प्रिपेयर करें तो हमें सिलेबस को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली बात, क्योंकि किसी एग्जाम को जब आप टारगेट करते हो तो उसका सिलेबस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब तक अगर आप सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप उस एग्जाम के लिए टारगेट नहीं कर पाओगे, और अगर टारगेट कर भी लिया तो आप उन सारी चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करने लगोगे जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। वो आपका रिजल्ट या रैंक जनरेट नहीं करेगा बट आपका सिर्फ नॉलेज जनरेट करेगा। तो हमें किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज की जरूरत तो है ही है, बट वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है हमारे पास में नॉलेज लेने के लिए। हमें सिर्फ हमारी एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने एम पर बहुत जल्द पहुंचना है। तो सबसे पहली बात कि आखिरकार सर ये सिलेबस को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, तो मैंने आपकी थोड़ी सी मुश्किल को आसान कर दिया है। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम टोटल सिलेबस को एक शॉर्ट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं इस सिलेबस ब्रेकडाउन के ऊपर। तो जैसे ही आप सिलेबस देखते हो तो आपके दिमाग के पूरे पुर्जे हिल जाते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से, कहां से स्टार्ट करें हम इस सिलेबस को पढ़ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपके सामने आपके लोकेश सर आपको बताने वाले हैं, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस तरीके से आपको बताने वाला हूं। और शुरुआत हमें किस यूनिट से करनी है और कहां से शुरुआत करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम से फेस होते हैं हम जब इन यूनिट्स को पढ़ते हैं, और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड वे के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहली बात अगर की जाए कि अगर हम पहली यूनिट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है एंजाइम काइनेटिक्स। अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दो, वहां पर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंजाइम के क्लासिफिकेशन एंड काइनेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है एंजाइम काइनेटिक्स से, जहां पर हम माइकल मेंटन इक्वेशन और बहुत सारी ऐसी न्यूमेरिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ एंजाइम इनहिबिटर के बारे में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हमें कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन, जैसे इनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टोमर क्या होता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर पीएच और पीआई बेस्ड हमें टेक्निक्स के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। अल्फा हेलिकल, बीटा शीटेड स्ट्रक्चर, रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, और बीटा टर्न स्ट्रक्चर, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है न्यूक्लिक एसिड से जो आप समझ सकते हो डीएनए का ए, बी और जेड डीएनए के अंदर जो डिफरेंस होता है वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात है ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है सर बायोमोलिक्यूल या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात कर ले तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जो बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट होता है, स्ट्रक्चर और एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन बनते हैं।
तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस आपके लिए आ जाता है बायोमोलिक्यूल एंड बायो एनर्जेटिक्स। फिर यहां पर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की पाथवेज की बात करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, लिपिड, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के पाथवेज को हम यहां पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कुछ मेटाबॉलिकली एक्टिवेटेड पाथवेज के बारे में यहां पर पढ़ा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें जो कि हर एग्जाम पूछती है, एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए किस किस हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी साइकिल, जिसके अंदर एटीपी का एक कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये हो जाता है सर पहली वाली यूनिट, और इस यूनिट को करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन ये बताता हूं कि आप हमारे ऐप के ऊपर जाकर बायोकेमिस्ट्री के टोटल सारे लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और हमारे ऐप के ऊपर जाने के लिए हमारी वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा www.ifasonline.com, जहां पर केसी सर के थ्रू सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल दिए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं सर माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी के बारे में। तो आपने वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वायरस का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जहां पर हम पढ़ते हैं एनवेलप्ड वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस, तो ये क्लासिफिकेशन जो होता है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, इनको पढ़ना जरूरी है, इनके एग्जाम्पल को पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन जो कि हम बैक्टीरियल, एल्गल एंड फंगल डाइवर्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फिर आ जाते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। तो आपने माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व के बारे में तो पढ़ा ही होगा। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया और सबसे ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक। हालांकि इसको हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, बट यहां पर ये इंपॉर्टेंट शो करता है। तो आपको ये जरूर पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व एंड माइक्रोबियल काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम बैक्टीरियल कॉलोनी को काउंट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। आपने ये न्यूमेरिकल और फॉर्मूले को तो सुना ही होगा, NT = N0 × 2⁴ ऐसे न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल काइनेटिक्स। माइक्रोबियल डिसीज और होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर डिसीज से रिलेटेड पैथोजन के बारे में आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चंस को हर बार बनता है ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस टॉपिक्स को सब टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं सर हम सेल बायोलॉजी के ऊपर। तो सेल बायोलॉजी के अंदर अगर कभी हम बात कर ले, यहां पर आपको सेल के स्ट्रक्चर जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात तो किसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। नहीं तो फिर बात तो वही हो जाती है कि आप गंजों के एरिया के अंदर कंगों की फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हो, ठीक है, जहां पर आपको पता ही नहीं है कि वहां पर कोई भी पॉपुलेशन के लोगों के पास में हेयर ही नहीं है, और आप सपने देख रहे हो कि हम कंगों की फैक्ट्री लगा दे, तो ये पॉसिबल नहीं। तो वही है कि जब तक आप किसी सिलेबस को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो आप उसकी एग्जाम की तैयारी उस लेवल से नहीं कर सकते। सेल सिग्नलिंग की बात कर ली जाए तो सेल सिग्नलिंग के अंदर सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग पाथवे, जिसके अंदर GPCR और RTK से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। GPCR RTK से क्वेश्चंस तो हमेशा बनते ही बनते हैं। सिग्नल का ट्रांसडक्शन जो कि हम कैंसर के अंदर भी देखते हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। तो देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोट्स के अंदर, हमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के प्रॉपर पाथवे वाइज हमें इसको याद रखना है। हमें जीन रिपेयर मैकेनिज्म, DNA डैमेज से याद रखना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक डिसीज को आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल वाइज मैं आपको बताता हूं, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन जो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवे के डैमेज होने के कारण होता है, ऐसी कुछ चीजें आपको याद रखना है। जेनेटिक्स की बात कर ले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, जीन इंटरेक्शन, तो ऐसी कुछ चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात कर ले माइक्रोबियल जेनेटिक्स, तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर आ जाता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसडक्शन, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के बारे में आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट वाइज
याद करनी है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं, मैंने तो देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें वहां के प्रॉपर रिक्वायरमेंट की बात नहीं पता होगी, ठीक है, जैसे कि हमें किसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं पता है और हम उसकी तैयारी करने चले जाए तो फिर वहां पर हमारे हाथ में कुछ नहीं लग सकता। जैसे कि वो कहावत होती है ना कि ऐसा तो बोल सकते हैं हम कि एक ब्लैक पिगमेंटेशन वाले एरिया के अंदर आप फेरम लवली का एडवर्टाइजमेंट लेके जाओ तो लोग तो मारेंगे आपको, क्योंकि उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही बात है कि हमें जब तक के रिक्वायरमेंट नहीं पता हो वहां के एरिया की, हम उसके या उस बोल सकते हैं उस एग्जाम की, तब तक हम कैसे उस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। फिर बात कर ले इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी की बात कर ले, इम्यूनोलॉजी के अंदर सबसे फर्स्टली बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी के अंदर आप हिस्ट्री को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इननेट, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में आपको याद रखना है। एंटीजन और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट की बात कर ले यहां पर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी के बारे में याद रखना है। जैसे कि मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी क्या होती है, जिसके अंदर हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, जिसके अंदर आईजी एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है, और एम एंटीबॉडी, बहुत सारी एंटीबॉडीज के बारे में हम पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट 5 एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो उनके क्लासिफिकेशन को आपको याद रखना है। इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स की बात कर ले, तो इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे MSc1, MSc2 के बारे में पूछा जाता है कि ये किस एंटीजन प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन की प्रोसेस में काम आते हैं। जैसे कि कोई एंडोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट करता है, कोई एक्सोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट करता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात कर ले इम्यून रिस्पांस के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्यून रिस्पांस होता है हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिसीज। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। फिर बात कर लेते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहली बात, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आपको सिर्फ सर्च टूल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको उनके नाम्स को याद रखना है, उनका क्या मेजर पर्पस होता है वो आपको याद रखना है। सीक्वेंस डाटाबेस के बारे में याद रखना है, प्रोटियोमिक्स के बारे में याद रखना है, ठीक है, डाटाबेस जीनोमिक प्रोटियोमिक्स के बारे में, जहां पर हम एनालिटिकल टूल्स की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स की बात कर लेते हैं, इनके बारे में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंस याद करनी है। फाइलोजेनी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अगर कभी आप टारगेट कर रहे हो तो आपको इसका मेजर प्रिंसिपल जो कि टोटीपोटेंसी नेचर होता है प्लांट का, वो आपको याद रखना है, जिससे कि एक छोटी सी सेल से हम टोटल बड़े से प्लांट को बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट से बना सकते हैं एज अ इलिसिटर्स का यूज करके, उसके बारे में आपको याद रखना है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको एनिमल सेल कल्चर, क्लोनिंग एंड एनिमल एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में याद रखना है। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे स्टेम सेल के बेसिस पर, हालांकि स्टेम सेल के बारे में हम सेल सिग्नलिंग के अंदर पढ़ते हैं जो कि वहां पर एक टॉपिक होता है कैंसर वाला, बट फिर भी हम उस टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बायो प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग की बात कर ले तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने अभी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करी उसके अंदर जो टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक माइक्रोपोरोगेशन आपको याद रखनी है, मेरिस्टम कल्चर के बारे में याद रखना है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जैसे हाइब्रिड के बारे में याद रखना है, एंड देन मेजर इंपॉर्टेंट क्रायो प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि एक टेक्निक है, एंड जीन साइलेंसिंग की टेक्निक जो कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर या एनिमल टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं। फिर बात कर ले बायो प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग की, जहां पर आपको बायो रिएक्टर एंड फर्मेंटेशन के बारे में याद रखना है, सॉरी। फिर हम बात कर सकते हैं बायो प्रोसेस स्केल अप प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम बायोफ्यूल, इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। बायो रिमेडिएशन एंड वेस्ट स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायो रिमेडिएशन का यूज कैसे किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, स्यूडोमोनास पुटिडा, जिसका यूज किया जाता है ऑयल स्पील को डिग्रेड करने के लिए, जो कि एक टोलुइन के प्रोडक्शन या टोलुइन के डिग्रेडेशन के बेस पर न्यूट्रिशन को अलाउ करता है, तो उसके बारे में आपको याद रखना है। प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो टॉपिक मैंने आपको नीचे बताया वो आपको याद रखना है।
फिर बात कर लेते हैं लास्ट यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे मेजरली यहाँ पर वेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। वेक्टर के अंदर भी आपको प्लाज्मिड जरूर पढ़ना है क्योंकि ये डीएनए क्लोनिंग में यूज होता है। वायरल वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर जीन आइसोलेशन की बात कर ले तो वहां पर डीएनए लेबलिंग, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अल्फा 32 फॉस्फेट का यूज किया जाता है इंटरनल फॉस्फेट बॉन्ड को लेबल करने के लिए। वही गामा 32 फॉस्फेट जो कि एटीपी का है, ये भी एटीपी का है, इसका यूज किया जाता है 5 प्राइम एंड लेबलिंग के लिए। तो ये आपको याद रखना है, एंड लेबल कैसे किया जाता है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग। पीसीआर टेक्निक से क्वेश्चन बनते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग से अभी मॉडर्न सबसे ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जीन ट्रांसफर एंड थेरेपी के अंदर जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन मेजर टेक्निक ब्लोटिंग टेक्निक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग लाइक के क्वेश्चन। तो ये बातें सब आपको याद रखना है। अब मुझे लगता है कि अब आपका सॉल्यूशन टोटली पूरी तरीके से मिल चुका है और अब आपको ये सारे सोर्स को प्रॉपर एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आपको जहन में उतारना है और आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। बाकी आईएफएस तो आपके साथ है ही, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप हमारे ऐप पर ये सारे रिजल्ट भी देख सकते हो विद इनके रोल नंबर। और अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहां से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको बेनिफिशियल तो लगी होगी, ठीक है। और अब से आप आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे। बाकी गेट बी की प्रिपरेशन के लिए तो मैं हूं ही आपके साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं हर वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जो कि मुझे आज देख रहा है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।